जाएंगे तो वो आप तक आएगा। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है वॉइस? ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करके ओवरव्यू देती हूँ, फिर उसके बाद हम ओके जी ठीक है। हम लोग सॉफ्टवेयर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हमारे पास systems and application softwares. We have different types of softwares. Software is basically classified into two broad categories: systems and application software. ठीक है, सो इससे पहले सबसे पहले हमने ये देखा था कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट जो है वो किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। एट स्टार्ट द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर वाज हायर एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर। नाउ अगर हम आज देखें तो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है एज कम्पेयर टू हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर का साइज रिड्यूस हो चुका है, चीपर प्राइस है, और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट इसलिए बहुत ज़्यादा है बिकॉज सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट लाइक हम किसी भी ऐप की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर। So software is basically is a set or collection of different programs running within an application. ठीक है, सो सॉफ्टवेयर इज बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। जब डिफरेंट प्रोग्राम्स एक साथ एक एप्लीकेशन के अंदर वर्क कर रहे होते हैं तो उसको हम कह रहे हैं कि वो एक सॉफ्टवेयर है या कोई एक एप्लीकेशन है। जब क्लासेस ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो वी हैव टू क्लासेस ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, लाइक जिसपे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो रन होके वर्क कर रहा होता है। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो डायरेक्ट आपके विंडोज आपके हार्डवेयर से कनेक्ट कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और उनकी सारी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। लाइक विंडोज, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो एप्पल के लिए मैक हो, चाहे वो मोबाइल के लिए एंड्रॉयड हो। ठीक है, तो हमारे सेल फोन में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है जो पूरा हमारे मोबाइल को ऑपरेट कर रहा होता है। लाइक अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूं, सो एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे मोबाइल की सारी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट ड्राइवर्स वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ रही होती है। And if we are talking about application software वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन कर रहे होते हैं। जैसे मैं अपने मोबाइल पे अगर व्हाट्सएप की ऐप डाउनलोड कर रही हूँ तो दैट वुड बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेयर एज एंड्रॉइड इज वुड बी एन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो उस व्हाट्सएप को चलाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसको मैं अपने मोबाइल पे चला सकूँ। So application software programs that help users solve particular computing problems like MS Word की application जिसमें मैं कोई भी रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन कर सकती हूँ। ठीक है, स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हमारे पास क्या है: पर्सनल, वर्क ग्रुप एंड एंटरप्राइज। ठीक है, वी हैव डिफरेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। अगर मैं पर्सनल की बात करूँ तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन विच इज पर्सनल टू मी लाइक व्हाट्सएप, मैंने अपने सेल फोन पे व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दिए तो दैट इज माय पर्सनल एप्लीकेशन जो मेरे जो है वो मोबाइल पे चल रही है।
ठीक है, MS वर्ड में अपने अगर सिस्टम पे यूज कर रही हूँ, दैट इज पर्सनल टू मी। ठीक है, अगर मैं वर्क ग्रुप की बात कर रही हूँ, वर्क ग्रुप मीन जिसमें मल्टीपल लोग एक साथ बैठ के काम कर रहे हो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, 2 3 4 या 5 10 का एक ग्रुप बन के काम कर रहा हो। लेट सपोज कि अगर एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय का ईमेल सिस्टम है जिसको सिर्फ एम्प्लॉयज ही एक्सेस कर सकते हैं, विच इज नॉट एक्सेसिबल टू द कस्टमर, वो वर्क ग्रुप हो गया जिसमें 5 10 लोग एक ग्रुप बैठ के काम कर रहे हैं। और एंटरप्राइज वाइड सॉफ्टवेयर ऐसे जिसको विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जितने लोग हों वो सब एक्सेसिबल कर, उन सबके लिए एक्सेसिबल, लाइक हमारा कीट एलएमएस। कीट एलएमएस को मैं भी एक्सेस कर सकती हूँ, आप भी एक्सेस कर सकते हैं, मैनेजमेंट भी एक्सेस कर सकती है, डायरेक्टर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, तो दैट वुड बी इन क्लास ऑफ एंटरप्राइज। पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सर्व द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल यूजर, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एक इंडिविजुअल यूजर की नीड को फुलफिल कर रहा हो, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको कोई एक पर्सन एक्सेस कर रहा हो और अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज कर रहा हो, वो पर्सनल सॉफ्टवेयर होगा। एदर इट कुड बी व्हाट्सएप, इट कुड बी फेसबुक, कोई भी एक और एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड की है, वो एक पर्सनल जो है वो उसके लिए चल रहा हो। ठीक है, जिसको कोई स्पेसिफिक एक ही यूजर यूज कर रहा हो। जैसे मैंने एक कैलेंडर की ऐप जो है वो या नोटिफायर की एक ऐप अपने मोबाइल पे मैंने जो है वो डाउनलोड की, जिसमें मैंने अपना तमाम वीक का टाइम टेबल स्केड्यूल कर दिया, तो अब वो सिर्फ मेरे लिए है जिसको मैं ही यूज कर रही हूँ, तो दैट इज पर्सनल टू मी, जिसको कोई एक स्पेसिफिक यूजर एक्सेस कर सकता है। या जैसे हमारा जीमेल अकाउंट है विच इज पर्सनल टू अस। ठीक है, वर्क ग्रुप मीन्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक्सेस कर रहे हैं। जैसे हमारा जो है ईमेल का एक सर्वर है पीएफ कीट का, उसी सर हमारे जो ईमेल अकाउंट्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली बन रहे हैं, दैट इज वर्क ग्रुप। ठीक है, अगर मैं अकाउंट की बात करूं जीमेल, सो दैट इज पर्सनल, जो कि सिर्फ मेरा अपना है। और अगर वर्क ग्रुप की बात करें तो हम ऐसा वर्क ग्रुप एक ऐसा सर्वर जिसमें हम सारी फैकल्टीज के जितने भी जो हमारे पास फैकल्टीज हैं उन सब के जो है वो सर्वर पे ईमेल आईडीज रजिस्टर्ड हैं, तो वो वर्क ग्रुप होगा। एंड एंटरप्राइज जितने भी लोग हैं वो सब एक्सेस कर सकते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, वो एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट भी हो सकती है, वो कस्टमर्स भी हो सकते हैं, एनीवन। जैसे इसकी एग्जांपल हमारा कीट एलएमएस हो गया। इश्यूज क्या क्या आ रहे होते हैं जब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, कि कौन सप्लायर है जो एक्चुअली जो है वो सर्विसेज उस सॉफ्टवेयर की प्रोवाइड कर रहा है आपको, और वो किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट कर रहा है सो दैट कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो सके। ठीक है, वी कैन यूज मल्टीपल सॉफ्टवेयर, वी कैन यूज मल्टीपल एप्लीकेशंस, बट वी कैन जस्ट यूज इट, वी शुड नॉट मॉडिफाई इट। जैसे व्हाट्सएप है, सो व्हाट्सएप की सेटिंग मैं अपने पास कर सकती हूँ कि मेरी जो प्रोफाइल है उसके लिए क्या क्या सेटिंग्स करनी है, लेकिन व्हाट्सएप की जो अपने फीचर्स हैं उसको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकती। ठीक है, व्हाट्सएप की ऐप को अपने अकॉर्डिंगली मैं कस्टमाइज कर सकती हूँ, लेकिन उस ऐप के जो अपने फंडामेंटल फीचर्स हैं मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। सो दैट इज सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, उसको बल्क में लोगों को दे रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास एक फीचर ही होता है कि हमने अपने सॉफ्टवेयर को लाइसेंस कैसे करना है सो दैट हम अनऑथोराइज्ड एक्सेस रोक सकें। मीन जो प्रोपराइटर है या जिसका वो सॉफ्टवेयर है उसी के नाम के साथ ऐसा ना हो कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, आपको मैंने जो है वो सेल किया और आपने अपना नाम लगा के आगे जो है वो सेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो उसका एक्चुअल वेंडर है या जो एक्चुअल सप्लायर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की ही प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा ना हो कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को मैं रीमॉडिफाई करके अपने नाम के लेबल के साथ बेचना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं होना। तो इसलिए हम यूज कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। फिर हमारे पास एक और है सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स। ठीक है, जैसे हम कह रहे होते हैं कि विंडोज अपडेट्स हो रही हैं आपके पास, आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करते हैं उसमें भी अपडेटेड वर्जन आ रहा होता है, इवन हमारे सेल फोन में भी कह रहा होता है कि एन अपग्रेड इज अवेलेबल, आपके एग्जिस्टिंग फीचर्स को और प्रॉपरली वर्क करने के लिए आप अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट इज बेसिकली किस लिए होती है कि आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अपग्रेड बेसिकली हम यूजली तब कर रहे होते हैं जब एग्जिस्टिंग जो हमारे पास वर्जन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो,
कोई इश्यूज हो, उस इश्यूज को ओवरकम करने के लिए, फिक्स किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, या कोई नई इन्हेंसमेंट लानी हो या नया कोई फीचर ऐड ऑन करना हो जिससे उसकी जो है वो फंक्शनैलिटी और इम्प्रूव हो सके। तो हम दो तरीकों से अपग्रेड कर रहे होते हैं। एक तो ये कि जब कोई प्रॉब्लम आ रही हो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, और सेकेंडली ये इन्हेंसमेंट करने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए, बेटर और चीजें ऐड ऑन करने के लिए। ठीक है, जैसे कीट एलएमएस का इंटरफेस जो है वो अब चेंज हो गया, प्रीवियस था, अब इसको चेंज कर दिया, नया इंटरफेस आ गया जो कि ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और इसमें हो सकता है और बहुत ज्यादा फीचर्स और ऐड ऑन हो जो प्रीवियस फीचर्स में ना हो, प्रीवियस वर्जन में जो फीचर्स ना हो। ठीक है, तो हम दो चीजों की बेसिस पे अपग्रेड कर रहे होते हैं। एक तो ये कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक नई बिल्ड दे दी, या हम इसलिए कर रहे होते हैं जो हमारे पास कोई नया फीचर्स और ऐड ऑन करने हो जिससे हमारी फंक्शनैलिटी और इम्प्रूव हो सके। वेंडर्स बेसिकली वो जो आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या जो सप्लायर जिसको हम कह रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के नेम के अंडर जो है वो सेल आउट हो रही होती हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, तो वेंडर कौन है उसका? माइक्रोसॉफ्ट, जो बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एंड ग्लोबल सॉफ्टवेयर सपोर्ट कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेट्स से फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गए, आपकी जीमेल हो गई, ऐसी कोई चीज जो ग्लोबली एक्सेस हो रही है, तो उसके लिए फिर सपोर्ट भी ग्लोबली हो। ग्लोबली मीन्स कि ऑनलाइन भी उसकी सपोर्ट मौजूद हो, बहुत सारे फॉरम्स हो जिसपे ऑनलाइन बैठ के भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको ग्लोबली भी एक्सेस कर सकें। ठीक है, वी हैव ओनरशिप रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। जब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो ओनरशिप के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। वी कैन हैव फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, वी कैन हैव शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, एंड वी कैन हैव पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर एज वेल। अब वन बाय वन इनको भी एक दफा गो थ्रू कर देते हैं, ऑल्सो हमने लास्ट क्लास में ये सब मैंने एग्जांपल्स के साथ करवाया था। फ्रीवेयर, फ्रीवेयर आपके पास क्या है? कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर जो आपको जो है वो फ्री में अवेलेबल है। Although it is available for free, the author retains the copyright, which means that you cannot do anything with it that is not expressly allowed by the author. Usually the author allows people to use the software but not sell it. ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो आपको, जो आपको इजीली ऑनलाइन भी अवेलेबल हो, आप उनको जस्ट डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसके एग्जिस्टिंग फीचर्स में कुछ एड ऑन ना कर सकें, बस यू कैन जस्ट यूज इट, और आप उसको अपना लेबल लगा के आगे फॉरवर्ड सेल भी ना कर सकें। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो कॉपीराइटेड हैं बट विद फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लाइक स्काइप फ्री ऑफ कॉस्ट है, याहू मैसेंजर, फेसबुक, व्हाट्सएप फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इनको आप MSN मैसेंजर, दीज आर सम एग्जांपल, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगी। इंटरनेट ब्राउजर्स सच एज मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, गूगल इसका ओनर है जो गूगल क्रोम जो हमारे पास जो है वो ब्राउजर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गई फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बट यू कैन जस्ट यूज इट। उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके एग्जिस्टिंग फीचर्स को चेंज नहीं कर सकते, और उसको फर्दर सेल नहीं कर सकते, आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मतलब जो उसका नेम है, जो लेबल है, जो ओरिजिनल ऑनर है, उसी के नाम के साथ वो हमेशा एक्सेसिबल होगा। शेयरवेयर, शेयरवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑनर सिस्टम। Most shareware is delivered free of charge, but the author usually requests that you pay a small fee if you like the program and use it regularly. Like जैसे WinZip का सॉफ्टवेयर है या WinRAR का सॉफ्टवेयर है, जब हम उसको डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करके वो 30 डेज ट्रायल पे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्री ऑफ चार्ज आपको यूज करने को दिया कि आप 30 डेज यूज करें इसको, और अगर आपको वो सॉफ्टवेयर पसंद आ गया तो फिर आप उसको परचेज कर लें। तो फिर आगे जाके फॉर फ्यूचर टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। बाय सेंडिंग द स्मॉल फी यू बिकम रजिस्टर्ड विद द प्रोड्यूसर so that you can receive service assistance and updates as well. You can copy shareware and pass it along to friends and colleagues, but they too are expected to pay a fee if they use the product. ठीक है, आपने लेट से मैंने एक WinZip का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसकी एग्री चला दी, 30 डेज का फ्री ट्रायल पे वो चलेगा। वही सॉफ्टवेयर मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को,
वो भी अपने पास चला सकते हैं, उनके पास जब वो डाउनलोड करेंगे वहीं से 30 डेज ट्रायल स्टार्ट होगा और फिर वही प्रोसीजर दोबारा से कंटिन्यू होगा। 30 डेज चलने के बाद जब तक आप रजिस्टर नहीं होंगे वो स्मॉल फी पे नहीं करेंगे, जब तक फिर वो फर्दर एक्सेसिबल नहीं होगा। Shareware is inexpensive because it is usually produced by a single programmer and is offered directly to customers. Shareware basically जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, क्योंकि एक ही इसका यूजली प्रोग्रामर होता है। लेट्स से मैंने एक प्रोग्राम बनाया और उसको मैंने कहा कि आप इसको फ्री टाइम के लिए यूज करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और आफ्टर सम टाइम आप उसको क्या करें, रजिस्टर होके उसके लिए पे करें। ठीक है, तो ये हमारे पास शेयरवेयर सॉफ्टवेयर हो गए। लिंक कौन से लिंक, कौन से लिंक की बात कर रहे हैं आप? Thus, there are practically no packaging or advertising expenses. Note that shareware differs from public domain software in that shareware is copyrighted. Again, shareware जो है वो आपका copyrighted होता है। Again, जैसे Visual Studio है, WinZip है, WinRAR है, Adobe Flash Player है, ठीक है, इनको हम कुछ टाइम तक चला सकते हैं, बट ये जो इनका ओनर है उसी ओनर के नाम के साथ हमेशा सेल आउट होंगे। दिस मीन्स दैट यू कैन नॉट सेल अ शेयरवेयर प्रोडक्ट एज योर ओन। शेयरवेयर की प्रोडक्ट को आप अपने नाम के साथ सेल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन जस्ट यूज इट बट यू कैन नॉट मॉडिफाई इट और यू कैन नॉट सेल इट विद योर नेम। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर एडोब एक्रोबेट, PHP डिबगर, WinZip, गेटराइट, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। विजुअल स्टूडियो भी इसी में ही आ सकता है। बेटा बताया तो है कि स्मॉल कॉस्ट, इसमें स्मॉल फी एसोसिएटेड होती है। यू हैव टू परचेज द सॉफ्टवेयर। जब आप किसी चीज को परचेज कर रहे होते हैं तो फिर तो आपको कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, आपको पैसे देने पड़ेंगे तभी आप कोई चीज परचेज कर सकते हैं। जबकि फ्री वेयर फ्री है और शेयर वेयर के साथ कॉस्ट एसोसिएटेड है। ओनरशिप। अब फिर नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप इज पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कॉपीराइटेड नहीं है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज फ्री एंड कैन बी यूज्ड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। इट इज फ्री और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन भी यूज हो सकते हैं। द टर्म पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज ऑफन यूज इनकरेक्टली टू इंक्लूड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर दैट इज नेवरदलेस कॉपीराइटेड। वो कह रहे हैं कि कई दफा पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को फ्रीवेयर से भी हम लिंक कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फ्रीवेयर इज कॉपीराइटेड। फ्रीवेयर का मतलब ये है कि जो आपके ओनर है, जिसने बनाया है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसी के नाम के साथ सेल होगा। जबकि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको मैंने अपने पास डाउनलोड किया, विच इज नॉट कॉपीराइटेड, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे हमने, आपने अगर सुना हो जुमला वगैरह की वेबसाइट, या जो मूडल है, मूडल का पता नहीं आपने नाम सुना हो या ना सुना हो, इस तरीके के जो डिफरेंट हमारे पास जो वेबसाइट के टेम्पलेट्स होते हैं, लेट्स सपोज, वो भी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, जो जिसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। फ्री, आपने उसको डाउनलोड किया, उस टेम्पलेट को, आपने अपनी वेबसाइट बनाई और अपने नाम के साथ उसको सेल आउट कर दिया। मींस आपने टेम्पलेट यूज किया, उस बने बनाए टेम्पलेट पे अपनी वेबसाइट खड़ी की अपने नाम के साथ, आपने उसको सेल आउट कर दिया। सो दैट इज पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। लेट्स से, जैसे अगर मैं, हमारा जो कीट का जो LMS बना हुआ है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो मूडल पे बना हुआ है। ठीक है, मूडल क्या है? मूडल हमारे पास जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया कि हमने वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हमने इसको मॉडिफाई किया, कस्टमाइज किया, और अपने नाम के साथ हम इसको सेल आउट करेंगे। और हर यूनिवर्सिटी ऐसी करी, कोई भी स्क्रैच से नहीं बना रही। जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स हैं उन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके उसमें अच्छा और चीजें ऐड ऑन हो रही हैं। अब जो और चीजें ऐड ऑन हो रही हैं तो उस पर फिर कॉस्ट एलोकेट होगी। ठीक है, और सर्वर्स लग रहे हैं, डेटाबेस का साइज बढ़ रहा है, तो वो सब चीजों के लिए कॉस्ट है। लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर हैं, जिनको आप जस्ट नेट से डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद कस्टमाइज करें, और कस्टमाइज करने के बाद अपने नाम के साथ आप सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। Okay, role of system software. System software is an interface or buffer between application software and
हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इन बिटवीन काम कर रहा होता है। जब आपकी एप्लीकेशन कोई भी रन होती है तो वो एप्लीकेशन को हार्डवेयर से इंटीग्रेट करवाने के लिए, इंटरेक्ट करवाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एज अ मिडिल लेयर यूज हो रही होती है। मीन सबसे लोअर लेवल पे आपकी जो है वो हार्डवेयर डिवाइसेस है, उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर है और सबसे ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब किसी भी एप्लीकेशन को रन करना है या किसी भी हार्डवेयर रिसोर्स को यूटिलाइज करना है तो उसके लिए उसको पहले किससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर से कनेक्ट है। इट मींस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कभी भी आपके हार्डवेयर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कनेक्टेड टू द हार्डवेयर थ्रू आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software controls the computer hardware and act as an interface with application programs. Let's suppose ये हमारे पास यूजर्स हैं, यूजर्स के सामने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मीन्स अब मैं अगेन कीट एलएमएस की एग्जांपल लेती हूँ। लेट्स सपोज वी आर यूजर, जिसमें फैकल्टी भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, मैनेजमेंट भी हैं। दे ऑल आर यूजर्स विच आर कनेक्टेड टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक कीट एलएमएस। हम कीट एलएमएस से ज्वाइन किया हमने। कीट एलएमएस बैकएंड पे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड है। मींस कीट एलएमएस के कुछ अपने सर्वर्स होंगे जहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, तमाम कोर्सेज का लॉग, वो सारी चीजें आपके सिस्टम पे स्टोर हो रही होंगी और वो सिस्टम के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू आपकी हार्ड ड्राइव में जाके स्टोर हो रही होगी। सो जो एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस जो है वो यूजर से क्या है? हाइड है। यूजर इज जस्ट कम्युनिकेटिंग थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम सिर्फ कीट एलएमएस से इंटरेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन में। अब वो कौन से सर्वर से डाटा पड़ा है, कौन से सर्वर से डाटा उठा के ला रहा है, पीछे बैकएंड पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें उसकी नॉलेज नहीं है। कीट एलएमएस के बैकएंड पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, हमारे पास सर्वर कौन सा है, विजुअल स्टूडियो चल रहा है, इससे हमारा कोई लिंक नहीं है। एज ए यूजर वी आर इंटरेक्टिंग थ्रू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेयर एज बैकएंड पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग और सिस्टम सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होती है और सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कनेक्टेड टू द एक्चुअल हार्डवेयर। ठीक है। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की लेयरिंग इस तरीके से होती है। यूजर्स आर इंटरेक्टिंग विद द हार्डवेयर इनडायरेक्टली फ्रॉम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर कनेक्टेड टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? बेटा बता दूंगी पेपर के बारे में, जब ये क्लास एंड होने वाली होगी तब बताऊंगी कि पेपर में क्या आएगा और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी और कैसे होंगी।
Okay, now we have topic of operating system. ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? अब जब हम बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे पास? सो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन टास्क क्या है? जब हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम विंडोज की बात कर रहे हैं, हम डॉस की डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम एंड्रॉइड की बात कर रहे हैं, हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, सो व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम ओएस कह रहे हैं? ठीक है, सो these are the functions perform common computer hardware functions. Hardware से related तमाम functionality is the task of operating system. Provide a user interface, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो उस इंटरेक्शन का हमारे पास क्या होगा? उस इंटरेक्शन के लिए हमारे पास कोई ना कोई यूजर इंटरफेस हो। जैसे अब अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास विंडोज है जो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर दे रही है, WIMP इंटरफेस क्या है? विंडोज, आइकन्स, माउस एंड पॉइंटर्स। अच्छा, इससे पहले अब तो यूजर इंटरफेस बहुत बेटर हो गया है, ठीक है, हमारे पास मोबाइल की एप्लीकेशंस में भी हम जस्ट सिंपल टच से एक्सेस कर रहे होते हैं। इससे पहले जब कंप्यूटर एक्सेस होता था, तो उसके लिए कमांड फ्रॉम जो ब्लैक स्क्रीन जो अभी आप ओपन करें अपने जो है वो सर्च बार में जाके CMD, तो जब आपको कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना होता था, कोई फाइल ओपन करनी होती तो उसके लिए आप पूरी पूरी इंस्ट्रक्शंस राइट डाउन करते थे उस CMD पे जाके। तो CMD वाज ओनली इंटरफेस। उस पे जो है वो क्या होता था कि हम कमांड इंटरफेस के थ्रू फाइल ओपन कर रहे हैं, फाइल कॉपी कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं, जो कि डिफिकल्ट था। ठीक है, हर यूजर इजीली उस पर काम नहीं कर पा रहा था, नॉन टेक्निकल यूजर। फिर क्या हुआ कि कंप्यूटर का यूजेज बहुत बढ़ गया। अब जब यूजेज बहुत बढ़ गया, तो अब हर किसी को वो कमांड प्रॉम्प्ट पे वो डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो याद करनी पड़ती थी, विच इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो फिर विंडोज ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने एक ऐसा फीचर दिया कि क्यों ना हम विंडोज के साथ साथ इंटरफेस भी दें। इंटरफेस लाइक पहले हमारे पास डेस्कटॉप नहीं होता था, पहले सारा डाटा हार्ड ड्राइव में होता था, और उसको एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक कमांड प्रॉम्प्ट जिसपे आप सारी चीजें ओपन करते थे। अब हमारे पास एक पूरा डिस्प्ले पैनल आ रहा है। वो डिस्प्ले पैनल क्या कर रहा है, जिसमें सारे आइकन्स बने हुए हैं। हम उन आइकन्स पे डिफरेंट मेन्यूज हैं, लाइक मैंने किसी भी आइकन पे लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो उसके अकॉर्डिंगली वो सारे ऑप्शंस दे दिए, और थ्रू माउस में जिस चीज पे भी क्लिक करूंगी वही फील्ड मेरे पास ओपन हो जाएगी। So that is WIMP interface. WIMP stands for Windows, Icons, Menus and Pointers. मीन्स अब किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इंस्ट्रक्शंस नहीं राइट डाउन करनी पड़ेंगी, वी जस्ट क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक टू ओपन इट। ठीक है, सो दैट इज WIMP। ठीक है, मीन्स कि एक यूजर इंटरफेस आ जाए। यूजर जब किसी भी हार्डवेयर, क्योंकि हमारा डाटा सारा हार्ड ड्राइव पे पड़ा है, तो किसी भी फाइल जो हार्ड ड्राइव पे स्टोर है उसको एक्सेस करने के लिए पूरी इंस्ट्रक्शन रखने के बजाय जस्ट क्लिक ऑन इट, और एक इंटरफेस हो, उस इंटरफेस के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकें। So that is also a task of operating system, कि how our user can interact with the hardware डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू यूजर इंटरफेस, यानी कि हम हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। देन द नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, कि हमने हार्डवेयर को कितनी इंडिपेंडेंस देनी है। मीन्स ऐसा नहीं कि हार्डवेयर डिपेंडेंट हो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा कीबोर्ड खराब हो गया, कोई की काम नहीं कर रही, कीबोर्ड फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा, उस कीबोर्ड को हमने रिमूव किया, नेक्स्ट कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया, वो चल रहा है। अक्सर होता है माउस में प्रॉब्लम होती है, आपने शायद, हमारी लैब में भी ऐसे होता था कि बच्चे यूज कर रहे थे, तो लेट से माउस की कुछ प्रॉब्लम हुई, लैब इंजीनियर को बुलाया कि ये प्रॉब्लम है, उसी वक्त आके माउस को रिमूव किया, नए माउस कनेक्ट कर दिया, उससे वो चलना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स कि ये फंक्शनैलिटी आपको कौन दे रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हार्डवेयर को कितना ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाना है, आप कब कहाँ पे जाके चीजों को चेंज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। मैनेज सिस्टम मेमोरी, सिस्टम की मेमोरी को मैनेजमेंट
is also task of operating system. Manage processing task. प्रोसेसिंग टास्क ये है कि हमने स्केजुलिंग किस तरीके से करनी है, हमने प्रोसेसिंग किस तरीके से करनी है, कौन सा प्रोसेस पहले यूज होगा, कौन से, क्योंकि जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर पे अगर आपने कभी टास्क मैनेजर जाके ओपन किया हो, तो चाहे आपने कोई एप्लीकेशन ना भी ओपन की हो, फिर भी आपके सिस्टम के बैक एंड पे मल्टीपल बैक एंड प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग की एलोकेशन करता है कि जो जो प्रोसेसेस, लेट सपोज मैंने सिस्टम ऑन किया, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक एप्लीकेशन ऑन की, साथ साथ मैंने गूगल क्रोम के बटन के पे भी क्लिक कर दिया कि वो भी ओपन हो जाए। तो अब ये क्या हो रहा होता है, ये स्केजुलिंग हो रही होती है, जो आपका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है कि कौन सी जो यूजर की जॉब है उसको कौन कैसे, किसको पहले प्रोसेस करना है, किसको बाद में करना है, किसको वेटिंग पे करना है। तो दीज ऑल आर द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेज प्रोसेसिंग टास्क, कि जो भी टास्क प्रोसेस हो रहे हैं, जो टास्क रन हो रहे हैं, उनको कैसे प्रोसेस करना है, सीपीयू का टाइम, कौन से प्रोसेस को पहले एलोकेट करना है, किसको बाद में, एंड सो ऑन। प्रोवाइड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी विद इन अ सिस्टम। आपने अपने सिस्टम को नेटवर्क पे लाना है, तो वो सारी चीजें कौन कर रहा होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे टास्क कर रहा होगा। कंट्रोल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम के रिसोर्सेज को किस तरीके से एक्सेस करना है। लेट से अगर एक हार्डवेयर, एक प्रिंटर है, जो 5 जो है वो सिस्टम से कनेक्टेड है। ठीक है, लैब्स वगैरह में यूजली ये होता है कि एक हमारे पास प्रिंटर होता है जिसको हम 10-15 कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये क्या है कि सिस्टम रिसोर्सेज को हमने उसका एक्सेस को कंट्रोल कैसे करना है। लेट से अगर सब स्टूडेंट को लेट से एक लैब टास्क मिला है और टीचर कह रहे हैं कि विद इन 15 मिनट्स आप मुझे उसको प्रिंट करके दें, तो वो सारे स्टूडेंट्स अपने अपने सिस्टम पे करेंगे और प्रिंटर को रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, एक ही प्रिंटर है, तो वो प्रिंटर उसी तरीके से जो है देखेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट पहले आई है, तो वो उसको प्रोसेस करेगा और बाकी आने वाली रिक्वेस्ट को क्यू में रख देगा कि सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, सो ऑन। एक रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, एक स्टूडेंट का टास्क प्रिंट हो गया, फिर नेक्स्ट जो क्यू पे जो टॉप पर है, फिर उसका टास्क प्रोसेस होना शुरू होगा। तो कौन सी रिसोर्स को एक्सेस कैसे करना है, इट इज ऑल्सो टास्क ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट फाइल्स, फाइल मैनेजमेंट कैसे करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सीपीयू के फंक्शनैलिटी है जो आपका सेंटर ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है विद इन अ सिस्टम। मींस आपके सिस्टम की ओवरऑल फंक्शनैलिटी इज द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम ही है ऑपरेट, जो आपके सिस्टम ऑपरेट हो रहा है उसकी तमाम फंक्शनैलिटी को कौन वो कर रहा है कंट्रोल, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका ओएस। ठीक है, यूजर इंटरफेस क्या है। यूजर इंटरफेस अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू एक्सेस एंड कमांड द कंप्यूटर। सो यूजर इंटरफेस एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकें। अब ये आपके पास कमांड बेस्ड इंटरफेस भी हो सकता है और जीयूआई भी हो सकता है। कमांड बेस्ड इंटरफेस आपके पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, कमांड प्रॉम्प्ट, a particular user interface that requires text commands to be given to the computer to perform basic activities। ठीक है, तो अब जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। वो इंटरफेस जो यूजर इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं वो दो तरीके का हो सकता है। एक कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस हो सकता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो सकता है। कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस मीन्स कि आपको सारी चीजें जो कंप्यूटर को बतानी है वो आप थ्रू कमांड्स बता रहे हैं, थ्रू इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें आपके पास हर चीज ग्राफिकली रिप्रेजेंट है, आप उसको माउस के थ्रू क्लिक करके भी बता सकते हैं। So these are the two types of user interfaces which we can use: command based user interface and graphical user interface, GUI. Okay, next type of program is utility program. यूटिलिटी प्रोग्राम बेसिकली हमारे पास ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम और एप्लीकेशन के बिटवीन लाई कर रहे होते हैं। Programs used to merge and sort sets of data, keep track of computer jobs being run, compress files of data before they are stored or transmitted over a network, and perform other important tasks. अच्छा, जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कनेक्टेड टू द हार्डवेयर। ठीक है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं वो हार्डवेयर के पास कौन पहुंचा रहा होता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर इटसेल्फ अपने काम करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स यूज कर रहा होता है। तो वो प्रोग्राम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है एप्लीकेशन और डिफरेंट टास्क को असाइन करने के लिए, ग्रुप करने के लिए,
दैट प्रोग्राम्स आर कॉल्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स, जो आपके डाटा पे ये सब काम करने के लिए यूज हो रहे हैं। लेट से आपने अपने डाटा को मर्ज करना है, मर्ज करना मतलब कंबाइन करना है, एक जगह करना है, सॉर्ट करना है, अलग अलग करके रखना है। लेट से अगर मेरे पास डाटा आ रहा है, मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट की फाइल अलग हो जाए, उसमें से जो फैकल्टी है उसकी एक अलग फाइल बन जाए, मैनेजमेंट वालों की एक अलग बन जाए, दैट इज सॉर्टिंग ऑफ डाटा। कि एक डाटा में से मैंने कुछ चीजों को फिल्टर कर दिया कि फैकल्टी की फाइल एक तरफ हो जाए, एक अलग फाइल हो जाए, स्टूडेंट की एक अलग फाइल हो जाए और मैनेजमेंट की एक अलग फाइल हो जाए, दैट इज सॉर्टिंग ऑफ डाटा। कीप ट्रैक ऑफ कंप्यूटर जॉब बीइंग रन, अभी हमारे पास कंप्यूटर में कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, जॉब मीन्स कौन कौन से टास्क रन हो रहे हैं, तो उसका ट्रैक रखना कि कब कौन सा टास्क आया, उसकी टाइमिंग, सीपीयू का कितना टाइम मिला उसको, कितनी देर उसने वेट किया, तो दीज ऑल आर द टास्क ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स। compress files of data before they are stored or transmitted over a network, ठीक है, अगर मैंने डाटा नेटवर्क पे कोई फाइल शेयर करनी है तो पहले उस फाइल को कंप्रेस करें और फिर उसको सेंड करें ताकि टाइम कम लगे, कम टाइम पे वो ट्रांसमिट हो जाए। एंड परफॉर्म अदर इम्पोर्टेंट टास्क, और भी डिफरेंट इम्पोर्टेंट टास्क वो कौन आपका कर रहा होता है, आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी, इन हाउस, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, डिजाइन टू सॉल्व अ यूनिक एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजिंग द कंपनी रिसोर्सेज। कॉन्ट्रैक्ट डेवलप फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उनकी ये रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप कोई सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, दैट वुड बी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर, कि आपने किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो आपको पे कर रहे हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे हम कह रहे होते हैं। एंड ऑफ द शेल्फ, off the shelf is an existing software program that can be used without considerably changes expected. Off the shelf software means हमारे पास मौजूद हैं, जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको जो जिस चीज पे काम करना हो आप वो सॉफ्टवेयर, ऑफ द शेल्फ मीन्स शेल्फ पे आपके पास बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मैंने आपको मूडल की भी एग्जाम्पल दी थी, टेम्पलेट बने हुए हैं, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उस टेम्पलेट को डाउनलोड करके उस एग्जिस्टिंग चीजों को मॉडिफाई करके उस पर काम करना है, ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास स्ट्रक्चर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंदर इन हाउस डेवलपमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर। इन हाउस डेवलपमेंट मींस लेट से किट एलएमएस, किट यूनिवर्सिटी ने अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो खुद ही अपने स्टूडेंट से वो सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, तो वो इन हाउस डेवलप्ड सॉफ्टवेयर होगा, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। और ओनरशिप भी है, प्रोप्राइटरी मींस कीट वालों का सॉफ्टवेयर है वो, या तो वो अपने अपने ही स्टूडेंट से बनवा रहे हैं, अपने ही डेवलपर से, अपने इंजीनियर से बना रहे हैं, तो वो इन हाउस डेवलपमेंट होगी। और अगर वो किसी थर्ड पार्टी, किसी सॉफ्टवेयर हाउस से बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा वो। इसी तरह अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें स्टैंडर्ड पैकेजेस एंड कस्टमाइज्ड पैकेजेस। कस्टमाइज्ड पैकेजेस, लेट से हमने अवेलेबल एक वेबसाइट है जो जिसमें कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, हमने उसको डाउनलोड किया, कस्टमाइज किया। अब कस्टमाइज करने के भी दो तरीके होते हैं, या तो आपने इन हाउस कस्टमाइजेशन की है, जैसे कीट के अपने ही लोग, जैसे हमारी MIS की टीम है, तो वो इन हाउस कस्टमाइजेशन है कि उन्हीं लोगों ने एग्जिस्टिंग बने हुए सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करके काम किया। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे फॉरन,